हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में देखेंगे कूलम्ब्स के नियम को और वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत विभव, यानी ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनके डिफिनीशंस देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आज ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इनके बेस पर आए हुए न्यूमेरिकल पोर्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे आज कूलम्ब के नियम से, क्योंकि इसके पहले हमने आवेश के बारे में देखा है। और अगर आपने आवेश के बारे में अभी तक नोट नहीं किया और पढ़ाई नहीं करी है तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाइए, जो कि आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, सो चलते हैं आज कूलम्ब के नियम की तरफ। तो आप सभी ने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम में न्यूटन ने कहा था कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो सेम इसी चीज़ को कूलम्ब ने भी उठाया और इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपना एक नया नियम दे दिया। बस यहाँ पर उन्होंने द्रव्यमान की जगह पर क्या ले लिया, आवेश ले लिया, चार्ज पार्टिकल्स को ले लिया और इन्होंने इसको अपना नया नाम दे दिया कूलम्ब का नियम। एक तरीके से पूरा का पूरा कॉपी पोर्शन है किसका, गुरुत्वाकर्षण नियम का या गुरुत्वाकर्षण बल का। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। तो ए पर आवेश है Q1 और बी पर आवेश है Q2 और इनके बीच की दूरी कितनी है, r मीटर की दूरी है। ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, दो बिंदु आवेश क्यों बोला जा रहा है इनको, क्योंकि ये बहुत दूर होंगे तो दूर की वस्तुएं बहुत छोटी दिखाई देती हैं, इसलिए बोला जा रहा है दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्यों बोला जा रहा है इसको, हो सकता है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हों, दोनों चार्ज नेगेटिव हों, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हों। तो इस तरीके से इनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल फिर पता चलेगा। ठीक है, तो आकर्षण बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहीं से ही हम निकालते हैं, क्या बोला कि जो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि F अनुक्रमानुपाती होगा किसके, Q1 Q2 के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 मिल गया। दूसरा, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनके बीच की दूरी कितनी है, r है, तो F डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r²। ये मिल गया हमें समीकरण 2। अब दोनों ही समीकरण को हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। जब हम इसको हटाते हैं ना, ये प्रोपोर्शनल को हटाते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका F = a Q1 Q2/r²। ये आपको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा और यही है आपका कूलम्ब का नियम, F = a Q1 Q2/r²। कहीं कहीं पर आप a की जगह पर k लिखा पाओगे क्योंकि ये एक नियतांक है। ठीक है, ये एक नियतांक है, आप इसको किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू होती है, a की वैल्यू होती है a = 1/4πε0। ठीक है, 4πε0। और अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे, क्योंकि ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू याद रखना है ε0 की 8.85 × 10⁻12। तो यहाँ पर ये वैल्यू अगर हम रखते हैं तो a हम सॉल्व करेंगे 1/4 × 3.14 × 8.85 × 10⁻12 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें 9 × 10⁹ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये भी याद रखना है। ε0 की वैल्यू याद रखना है क्या, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। F क्या है, निर्वात में मैक्सिमम, यानी कि जो ये बल है ये निर्वात में मैक्सिमम होता है, वैक्यूम में मैक्सिमम होता है, जबकि माध्यम में क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ये डिवाइड हो जाता है कुछ वैल्यू से। अब किसी भी माध्यम के लिए, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू होती है ε0 × εr। अब यहाँ पर किसी भी निर्वात के लिए हम देखते हैं तो इसका मान हो जाता है 1 और इसकी वैल्यू हो जाती है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, तो इसलिए ये मिल जाएगा। लेकिन अगर माध्यम होगा तो माध्यम में हमें क्या लेना होगा, ε0 की जगह हमें क्या लेना होता है, एप्सिलॉन लेना होता है। इसे ही बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये इस तरीके से निर्वात का फॉर्मूला हो जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²
और माध्यम में देखेंगे तो माध्यम में जो भी ये बल निकला है F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसको K से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और K यहाँ पर क्या है, परावैद्युतांक है, इसके बेस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी माध्यम का बल पूछा जाए तब आपको F अपॉन K याद रखना है। और K यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि परावैद्युतांक है, जो कि एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। और इसका एक फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, ठीक है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने एप्सिलॉन की वैल्यू बताई है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ये निर्वात में होता है, फ्री स्पेस में होता है और ये रिलेटिव स्पीड में होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये वैल्यू सब लिखी हुई हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है परावैद्युतांक का। जो K की वैल्यू है, ये परावैद्युतांक की वैल्यू है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ना ही इसकी कोई बीमा होती है। और इसका जो मान होता है, जो वैल्यू होती है, वो 1 से अनंत तक हो सकती है, यानी कि इसका मान माइनस में भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, 1 से कम भी नहीं हो सकता। तो 1 से ज़्यादा जो भी मान होगा वो क्या होगा, K का मान 1 से ज़्यादा ही होगा। तो निर्वात में अगर होगा तो K का मान 1 रखेंगे हम, धातु के लिए हम K का मान अनंत रखते हैं और जल के लिए हम K का मान 81 रखते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस में गिवन भी रहेगा, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको याद रखना है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से बनते हैं आपके। किसी माध्यम का परावैद्युतांक 40 है, इसकी विद्युतशीलता क्या होगी। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया विद्युतशीलता की, एप्सिलॉन इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू दे रखी है आपको 40 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 और मल्टीप्लाई करके आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे कि किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे आपको बोल दिया जाएगा, यहाँ पर 2 आवेश दे दिए जाएंगे, Q1 Q2 की वैल्यू। तो आप जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो क्या दिया है वो डेटा लिखना है। तो Q1 दिया है आपको 6 माइक्रो कूलम, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। और दूसरा Q2 आपको दिया है 2 माइक्रो कूलम, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻6 कूलम। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी 2 × 10⁻6 कूलम, Q2 हो गया, Q1 हो गया 6 × 10⁻6 कूलम। तो Q1 Q2 की वैल्यू लिख लिया। R की वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में डिवाइड करेंगे तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। जब 100 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁻2 ऊपर हो जाएगा। ये वैल्यू मिल गई। इनके बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो अब करना क्या है आपको, सिंपल सा, F इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻9 इंटू Q1 का मान कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻6, Q2 की वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻6 और R की वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करना है ये आसान सा तरीका आप समझें। पहले क्या करना है, 9 × 6 × 2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 × 54। ठीक है, और 54 दूना कितना हो जाएगा 108। और नहीं मल्टीप्लाई करना तो भी आसान सा तरीका सीख लेते हैं हम। क्या करना है आपको, 9 ले लेना है, 6 ले लेना है, 2 ले लेना है, बाकी भूल जाओ अभी। नीचे यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ये भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट। अब 10 के पावर में क्या क्या होना है ये देखो, 9 है और ये क्या है -6 है, ये क्या है -6। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। और -12 + 9 करेंगे तो क्या मिलेगा 10⁻³ मिल जाएगा, 10⁻³ मिल जाएगा। और ये 2 × 2 = 4, -4 है और ये ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 के पावर हमको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ आ गया होगा। तो इसको कट करो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर 2 से करो, 2 × 3 = 6, बचा क्या आपके पास 9 × 3 = 27 और 27 × 270। तो 270 न्यूटन आपको आंसर में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं नया टॉपिक इसी का, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र में देखेंगे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो कोई चुंबक रखा होता है, तो जहाँ तक वो आयरन नेल को अपनी तरफ खींच पाता है तो वहाँ तक हम कहते हैं क्या है, चुंबकीय प्रभाव है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है। तो सेम विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिससे वह किसी भी आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है या करने का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि ऐसा एरिया जहाँ तक आवेश का प्रभाव होता है वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, यानी इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी दिया होता है और इसका फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र E = बल बटे आवेश, यानी कि F/Q होता है, बल बटे आवेश होता है। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम। तो हम कह सकते हैं इसकी इकाई कितनी होती है, न्यूटन पर कूलाम होती है। तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा E = F/Q। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूले देखे, F का फॉर्मूला देखा, E का फॉर्मूला देखा और Q का फॉर्मूला देखा। ठीक है, और यहाँ पर E क्या है, आवेश Q का वैद्युत क्षेत्र है। F क्या है, आवेश Q और Q0 के बीच लगने वाला बल है। तो यहाँ पर ये सब आपको याद रखना है। Q0 क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है और Q1 क्या है, स्रोत आवेश होता है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक और बीमा अगर बतानी हो तो मात्रक हमने बता दिया, बल बटे आवेश होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम ये मात्रक हो गया। बीमा निकालनी है तो बल की बीमा क्या होती है, तो बल की बीमा होती है mLt-2। कैसे आया mLt-2 कैसे आया, तो बल F = क्या होता है, m × a होता है और a क्या है, त्वरण है, एक्सीलरेशन है, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो m क्या हो जाएगा, m है तो मास है तो मास ही रहेगा। मीटर को हम किससे लिखते हैं, L से लिखते हैं, सेकेंड को हम t से लिखते हैं और ऊपर जाएगा तो t-2 हो जाएगा। तो इस तरीके से बल की बीमा हो गई mLt-2। तो यहाँ पर बल की बीमा की जगह पर mLt-2 रख दो। और आवेश क्या होता है, तो आवेश हमने बताया था Q = I × T होता है और I का मात्रक A होता है और T का मात्रक क्या होता है, मतलब मात्रक नहीं बताना है, यहाँ पर नोटेशन बतानी है बीमा के लिए, तो T होता है। तो हमने आवेश की बीमा रखी A और T। अब A और T को जब ऊपर लेके जाओगे तो ये मिल जाएगा आपको mLt-3 A-1। ठीक है, तो ये हो जाएगी बीमा किसकी, वैद्युत क्षेत्र की। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, इनको प्रॉपर नोट आपको करते चलना है, पूरी एकदम प्रॉपर नोट्स बनानी है आपको। ठीक है, फिर है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, यानी कि ये जो r है, r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र। अभी तक तो हम क्या निकाल रहे थे, वैद्युत बल निकाल रहे थे, बट अब बता रहा है कि r दूरी पर अगर रखा हो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, यानी कि E का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें पता है, इसको आपको इस तरीके से नोट करना है। माना कोई बिंदु आवेश Q बिंदु O पर रखा है। ठीक है, यहाँ बिंदु O पर कोई आवेश है, वो Q है जो कि O पर रखा हुआ है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, ये है r मीटर की दूरी पर बिंदु P है, बिंदु P है और यहाँ पर आवेश क्या है, Q0 है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर परीक्षण आवेश हमको लेना पड़ता है क्या, Q0 लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको नोट्स में लिखना है। आवेश Q और Q1 के बीच लगने वाला कूलाम बल, तो आपको पता है ये फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये होता है फॉर्मूला। तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है। अब हमारे पास Q1 की जगह पर क्या है, Q है, Q2 की जगह पर हमारे पास क्या है, Q0 है। तो ये वैल्यू हम रखेंगे इसमें, तो F = हो जाएगा 1/4πε0 Q0/r² हो जाएगा। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E = F/Q होता है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, F/Q0 लेना है, क्योंकि हमें किस पर निकालना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और बिंदु P पर परीक्षण हमारा आवेश क्या है, Q0 है। तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या आवेश लेना होगा, Q0 लेना होगा। F की वैल्यू रख दो ये वाली। तो F की वैल्यू अगर हम रखते हैं 1/4πε0 Q0/r² अपॉन में Q0 हो गया। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मिल जाएगा और ये भी आपका एक नया फॉर्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना है। E = 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर भी 1/4πε0 की जगह आप 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का फॉर्मूला, किसके रिस्पेक्ट में, आवेश और दूरी के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से आपको एक रिलेशंस देखने को मिल रहा है, दूरी अगर बढ़ती है इनके बीच की,
दूरी अगर बढ़ रही है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, दूरी अगर घट रही है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र घटेगा। तो यहाँ पर है आर अगर अनंत हम रख देते हैं तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ऑटोमेटिक ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वायु में 2 कूलम्ब और 2 नैनो कूलम्ब के बिंदु आवेश एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए 2 नैनो कूलम्ब पर कार्यरत कूलम्ब का बल, 2 नैनो कूलम्ब पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि F और हमें ई दोनों की ही वैल्यू निकालनी है। तो हमें वैल्यू पता है, Q1 दिया हुआ है 2 कूलम्ब, Q2 दिया है 2 नैनो कूलम्ब, और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, R दिया है 30 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻⁻² आ जाएगा। F इज इक्वल टू फॉर्मूला रखो 1/4πε0 Q1 Q2/r², और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू है 2, Q2 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁹, R की वैल्यू है 30 × 10⁻², और इसका कर देना है होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखेंगे 9 दूनी 18 दूनी 36, ये हमें मिल गया 36, 10⁻9 है प्लस में ये 10⁻⁹ है तो 10⁻9 हो जाएगा। नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, तो 30 का स्क्वायर है तो ये 900 हो जाएगा, और 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 36/900 गुणे ये 10⁻9 - 9 10 पावर क्या हो गया, 0 हो गया, और ये 10⁻4 है ये ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं, 9 चौक 36, ये मिल गया हमें 4/100 गुणे 10⁴ मिल गया, ठीक है, 4/100। अब ये 100 यहाँ पर 10⁴ 0 है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 × 10⁻2 यानी कि 400। तो F का मान कितना आ गया, F का मान आ गया हमारे पास 400 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो E का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F/Q0 या Q होता है, और E यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था वो फॉर्मूला जरूर देखना है, क्वेश्चंस देखना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर लेनी है, 2 नैनो कूलम्ब पर, तो आवेश का मान अब आपको 2 नैनो कूलम्ब रखना है, ना कि 2 कूलम्ब रखना है, गलती नहीं करनी है आपको। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 नैनो कूलम्ब रख देंगे, और F की वैल्यू हमने 400 फाइंड आउट करी है, तो ये हो जाएगा 2 से 400 कट कर 200 हो जाएगा, 10⁻⁹ है ये ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 × 10⁹9। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁹9 ये है, 2 0 ये मिल जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ये एक एक एग्जाम्पल इसलिए करा दे रही हूँ क्योंकि अभी एक एक एग्जाम्पल आप समझे रहेंगे तो आगे जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो वहाँ पर आसानी होगा समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक डिफिनीशन के साथ साथ आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, और फॉर्मूले के बाद फिर मैं आपको एक एक उदाहरण करा दे रही हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र हमने ये अनुभव किया था आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर या किसी बिंदु का वैद्युत विभव अनंत से एकांक परीक्षण घन आवेश को उस बिंदु पर लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो सिंपल सा इतना याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु से या किसी भी पॉइंट से या अनंत से किसी भी वैद्युत आवेश को लेकर आने में जो भी कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, वैद्युत विभव कहा जाता है। जैसे जब हम विभव निकालते हैं, वोल्टेज निकालते हैं, तो वोल्टेज क्या होता है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको यही याद रखना है कि ये जो आवेश है इसको क्या करना है, अनंत से एकांक पर घन आवेश को उस बिंदु पर लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है, याद हो जाएगा। अनंत से एकांक पर आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा W/Q,
ठीक है, W/Q। W क्या है, कार्य है, तो ये जूल किए गए कार्य को ना, तो जूल और Q को मतलब क्या हो गया, आवेश यानी कि कूलाम्ब, तो जूल पर कूलाम्ब इसका राइट आंसर, यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलाम्ब। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर, यानी कि इसको हम P भी लिख सकते हैं। ये बताया गया आपको कि V = हम W पुट करें, या फिर हम इसको और करके P भी लिख सकते हैं, पावर भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, Q। तो अनंत से परीक्षण आवेश Q को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P पर लगने में किया गया कार्य क्या है, W है। अब इसी बेस पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि QT क्यों लिखा, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये सफिक्स में है, ठीक है, QT ऐसे सफिक्स में लिखा हुआ है, तो परेशान मत होना आपको। यहाँ पर है क्वेश्चन, इसी के बेस पर एक एग्जांपल करा देती हूँ। अनंत से 2 माइक्रोकूलाम्ब आवेश यानी Q की वैल्यू जो QT है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 माइक्रोकूलाम्ब, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलाम्ब हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी W का मान कितना दिया हुआ है, 8 जूल दिया हुआ है। उस बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। तो विभव V = हो जाएगा W/QT, W/QT, और W की वैल्यू कितनी है, 8 है, और Q की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6। 2 से 8 को कट करो, 2 4 जा 8, 10⁻⁻6 से ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 4 × 10⁻6। आंसर आ जाएगा आपका वैद्युत विभव का। तो ये वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपको समझ आ गया। ऐसे ही आप इसको नोट्स बना के लिख लेंगे। अब हम देखते हैं चालक, जिसे हम कंडक्टर बोलते हैं। चालक क्या है, जिससे आवेश का प्रवाह हो सकता है, ठीक है, तो जिसमें भी आवेश का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, वो है कंडक्टर यानी कि चालक। जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गई, तो उसे हम बोलते हैं विद्युत रोधी। तो चालक क्या है, वे पदार्थ जिनमें आवेश प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से होता है, चालक कहलाते हैं। जैसे धातुएं हो गई, विद्युत अपघट्ट हो गया, मानव हो गया, जंतु शरीर हो गया। तो हम इंसान में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं ना, इसका मतलब हमारी बॉडी क्या है, एक चालक है, कंडक्टर है। विद्युत रोधी क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है, विद्युत रोधी अथवा अचालक कहलाते हैं। कुचालक भी कहा जाता है, जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक, कागज आदि हो गया। अब इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोई इलेक्ट्रीशियन आता है काम करने के लिए, तो अगर वो जो भी गैजेट्स यूज करता है, तो उसमें प्लास्टिक का उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ होता है, रबड़ की कवर लगी हुई होती है, ताकि उसको कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। क्योंकि ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, यानी कि एक तरीके से विद्युत रोधी होते हैं, जिसमें होकर आवेश का प्रवाह फ्लो नहीं होता है। आवेश का फ्लो नहीं होगा तो वहाँ पर करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, चालक और विद्युत रोधी में अंतर। नेक्स्ट है, आपके सिलेबस के हिसाब से ही चल रहे हैं, तो छोटा छोटा पॉइंट ही आपको लिखना है। बहुल आवेशों के बीच बल, यानी कि ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो याद रखना है इन्हें कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले इनकी डिफिनीशन याद रखना, आप समझ लीजिए, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेश हैं जो कि एक दूसरे से ऐसे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये एक प्लेस पर कट कर रहे हैं, एक दूसरे से एक प्लेस पर ये आवेश मिल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये Q1 आवेश है, तो इस पर बल भी क्या है, F1 है। Q2 है, तो इस पर आवेश क्या है, बल क्या है, F2 है। तो इस तरीके से हर एक आवेश अपने अपने बल के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, किसी बाहुल आवेश के निकाय में, बहुल आवेश का मतलब जहाँ पर बहुत सारे आवेश हों, ऐसा कोई भी निकाय जहाँ पर बहुत सारे आवेश हों, किसी बहुल आवेश के निकाय में किसी बिंदु आवेश पर, ये हो गया, किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल उस आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले कूलाम्ब बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि बोला गया, इस बिंदु पर लगने वाला परिणामी बल और सभी पर जो भी बल हैं, इन सब के योग के बराबर होता है। तो टोटल F की बात करें तो जितने भी ये फोर्सेज हैं, इनके सम के बराबर होगा, ये होता है रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये परिभाषा लिख लेनी है पहले, कि किसी बहुल आवेश के निकाय में किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल उस आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा, जैसे उस आवेश पर यानी कि क्या,
इस आवेश बिंदु पर लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य आवेश, इस आवेश के द्वारा क्या बल है, 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 तो अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो हम ये कहेंगे कि जो नेट फोर्स है Fn वो क्या होगा, अलग अलग जो आवेश हैं उनके फोर्स के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला भी लिख देना है। तो हर एक F का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर भी आपने वही लिखना है। जब हम N1 के लिए लिखेंगे तब हमारा यहाँ पर Qn Q1/Rn का स्क्वायर हो जाएगा। N2 के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर Q2 हो जाएगा, और N3 के लिए लिखेंगे तो Q3 हो जाएगा, N4 के लिए लिखेंगे तो Q4 हो जाएगा। बाकी ये Q1 तो रहेगा क्योंकि ये Qn क्या है, ये बिंदु आवेश है जहाँ पर हमको कुल परिणामी बल निकालना है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो टोटल अगर F की वैल्यू अब आपको कैलकुलेट करनी होगी तो आप यहाँ पर इन सब वैल्यूज़ को रखकर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वैद्युत फ्लक्स। अब ये वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत द्विध्रुव नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको इतनी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लिया करें, फिर नोट कर लिया करें, देन फिर आप इसकी थ्योरी बनाकर खुद से समझा करें, लिखा करें। ठीक है, बाकी फिर इनका जैसे ही ये एक और सेशन होगा तो कंप्लीट हो जाएगा ये इतना पोर्शन, तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको करा दूंगी। सो कैसी लगी वीडियो, आई होप आप सबको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।